Today we will start with a new topic, that is photoelectron spectroscopy. फोटोइलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर मैं किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी रेडिएशंस डालती हूँ, रेडिएशंस विद एनर्जी एच न्यू, तो जो भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है इट गेट्स इजेक्टेड विद सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो व्हाट इज इजेक्टेड? अ इलेक्ट्रॉन इट इज इजेक्टेड विद सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी, say it has kinetic energy Ke. So this effect is called as photoelectron effect, and on basis of this effect only we have another type of spectroscopy that is called as photoelectron spectroscopy. अब अगर मैं UV visible spectroscopy की बात करूं, you have studied about UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy क्या बोलती है कि when any UV or visible light it is implied on any atom or any molecule. So what happens? The electrons from lower energy level it gets excited to the higher energy level. So energy corresponding to this energy we have wavelength. So this wavelength it is measured. So what is the energy which is required for excitation of इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। लेकिन यहाँ पे हम यूवी विजिबल लाइट से भी थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, किसी भी एटम के ऊपर कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन लगाएंगे, मान लो एच न्यू लगाई। अब ये जो रेडिएशंस हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, इजेक्ट कर देगी। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में नहीं गया, ये एटम से ही बाहर निकल गया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है हम इसकी क्या मेजर करेंगे, विल मेजर द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. So in photoelectron spectroscopy, certain radiations they are imparted on the atom or molecule, and the velocity of the ejected electron it is noted. In other words, we can say that when a molecule it is excited by any high energy radiations, किसी भी molecules के ऊपर अगर हम high energy radiations लगा रहे हैं, the photons of those light they collide with the electron and they completely eject them from their orbital. The ejected electron departs with different velocities. अब ज़रूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही वेलोसिटी से निकलेंगे। मान लो हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कुछ और वेलोसिटी से निकला, उस हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कुछ और वेलोसिटी से निकला, तो दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स दे डिपार्ट विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक विच इज़ यूज टू स्टडी, क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है कि इट इज़ यूज टू स्टडी द एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स. अब ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, दे कैन बी एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दे कैन बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो द बेस्ट यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट इज़ यूज टू स्टडी द एनर्जी ऑफ वेरियस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स. और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जान सकते हैं. तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस है, वी कैन नो अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल, वी कैन नो अबाउट द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज, बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स किस वाइब्रेशन से, फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं. वी कैन ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग. It can be also known from photoelectron spectroscopy, value of spin orbital coupling, and we can also know the John Taylor distortion के बारे में भी हम इसे जान सकते हैं from the photoelectron spectroscopy. तो अब अगर हम देखेंगे what is the principle of photoelectron spectroscopy, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि photoelectron spectroscopy it can be applied all for solid, it can be applied for liquid and it can be applied for the gaseous samples. कोई भी सैंपल्स दें. अब मान लो मेरे पास कोई भी एटम है, एटम के पास आपके पास कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. अब मैं ज़रूरी नहीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इनर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी. अब इसके बीच में देर आर सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन.
जो भी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि हम इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें. सो द इलेक्ट्रॉन इट इज़ हेल्ड बाय सम अट्रैक्टिव फोर्सेस. कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, या तो मैं उसको क्या बोलूँ, इट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करने के लिए. तो नाउ आई हैव रेडिएशंस हैविंग एनर्जी. कितनी एनर्जी, दे शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी. इट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन द मॉलिक्यूल और एटम. तो मान लो मेरे पास है एच न्यू इज़ द एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस विच इज़ अलाउड टू फॉल ऑन दिस मॉलिक्यूल. तो एच न्यू कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट इट इज़ इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी. एच न्यू किसके बराबर होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस, आयनाइजेशन एनर्जी तो कहाँ लगी, इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से रिमूव करने के लिए, प्लस द, अब हम इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी क्या मेजर करेंगे, हम वी विल मेजर द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. तो प्लस हम उसकी क्या मेजर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी of the radiation should be equal to ionization energy plus the kinetic energy of the ejected electron. ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इट इज़ गिवन बाय हाफ mv². अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन. एक्साइटेशन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो मान लो ये है, आप ये प्रिंसिपल में शो कर रही हूँ मैं आपको सब कुछ, ठीक है. तो मान लो ये है आपके पास कोई भी किसी मॉलिक्यूल की, दिस इज ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है. अब मान लो दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट इज़ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. वैसे हमारे पास है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट्स प्रेजेंट हैं, और एक लिमिट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है. इस लिमिट को क्या बोलती हूँ मैं, इट इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कॉन्टिनम, ठीक है. अब मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे रही हूँ, कितनी एनर्जी दे रही हूँ, ताकि ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, या मैं एनर्जी दे रही हूँ ये पहुँच गया सेकंड एनर्जी लेवल में, या ये कहाँ पहुँच गया आपके पास, ये थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ एनर्जी लेवल में. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज एक्साइटेशन. तो when an electron grows from one energy level to another energy level, this process is called as excitation process. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है. कैसी लिमिट है, आयनाइजेशन लिमिट है. अगर मैंने इतनी एनर्जी दे दी कि इलेक्ट्रॉन इस आयनाइजेशन लिमिट से बाहर पहुँच गया, अब ये एटम में नहीं बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल. तो दिस प्रोसेस नाउ इट इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेशन प्रोसेस. तो energy for the ionization process should be such that we can remove it from energy level to outside of the atom or the molecule. और वो एनर्जी किस चीज़ के बराबर होती है, इट इज़ इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी को ही आई कैन से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन टू एन एटम और एनी मॉलिक्यूल. तो वी कैन कंपेयर दैट आयनाइजेशन एनर्जी कैन बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी. अब बेस्ड ऑन द शेप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं. ठीक है, कौन कौन से एनर्जी लेवल है, या एनर्जी लेवल्स में या क्या बोल सकती हूँ, इनको शेल्स भी बोलती हूँ. मान लो कोई एटम है, ये है इसका न्यूक्लियस. ये लेवल्स हैं जो बिल्कुल न्यूक्लियस बिल्कुल नज़दीक हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, कोर एनर्जी लेवल्स. कोर एनर्जी लेवल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं जिनको मैं डॉट से शो कर रही हूँ. उसके बाहर एक लेवल है जहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज वैलेंस शेल. एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, दीज आर कॉल्ड एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मान लो ये एम्प्टी भी हो सकता है और फुली फिल्ड भी हो सकता है. जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में दीज आर पार्शली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. उसके बाहर भी कुछ लेवल्स प्रेजेंट हैं, और ये कैसी लेवल्स हैं, दीज आर एम्प्टी लेवल्स, और हम क्या बोलते हैं, दीज आर वर्चुअल लेवल्स हैं, लेकिन ये खाली हैं.
तो खाली हैं या हैं इनको हम एक ही बराबर मान सकते हैं. दीज आर नॉट प्रेजेंट और दे मे बी प्रेजेंट. दीज आर जस्ट ओनली वर्चुअली प्रेजेंट. एक्चुअली एटम कहाँ तक प्रेजेंट है, यहाँ तक. लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की जो संभावना है वो कहाँ हो सकती है. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. एंड ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिट में नहीं करता, ये ऑर्बिटल है, क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है. तो दीज आर द एम्प्टी और वर्चुअल लेवल्स. तो द लेवल्स दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: कोर एनर्जी लेवल्स, वैलेंस शेल्स एंड द एम्प्टी और द वर्चुअल एनर्जी लेवल्स. अब अगर इलेक्ट्रॉन कोर लेवल से वैलेंस शेल तक जा रहा है या वैलेंस शेल से इन वर्चुअल लेवल्स तक जा रहा है, तो उस प्रोसेस को तो क्या बोलूँ मैं, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन प्रोसेस. इज इट क्लियर. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इन लेवल से इस लिमिट से बाहर चले गया जहाँ पे ये एटम के साथ अब नहीं प्रेजेंट है, अब मान लो कोई मेटल था या एटम है m, उसको मैंने h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी. अब ये किस में चेंज हो गया, m पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम दिस. अब मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया. तो दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेशन प्रोसेस. ठीक है. फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एटम के ऊपर इतनी एनर्जी लगाएंगे ताकि एटम सिर्फ एक्साइट ही ना हो, लेकिन अपने जो आयनाइजेशन कॉन्टिनम है उससे कहाँ चले जाए, बाहर चले जाए, आयनाइजेशन प्रोसेस हो जाए. फिर हम उस आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की क्या मेजर करेंगे, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड ऑफ दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल विच इज इन्वॉल्व इन द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसी चीज़ को आप ऐसे डायग्रामेटिकली अगर आपको एग्जाम में शो करना है तो आप ऐसे शो करेंगे, दीज आर द कोर लेवल्स और दीज आर द कोर एनर्जी लेवल्स एंड दीज आर द एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स. कोर लेवल्स दीज आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स. पता है कोर लेवल हमेशा फिल होंगी, एम्प्टी नहीं हो सकती है. ठीक है. दीज आर ऑल्सो फिल्ड, दे कैन बी एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन द शेल. और ये वाली कौन सी लेवल्स है, दीज आर द वर्चुअल लेवल्स. वर्चुअल लेवल्स का मतलब है, जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, मान लो ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो गए, ये आ गया ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक. 16 इलेक्ट्रॉन के बाद जो भी लेवल्स बची, दीज आर वर्चुअल, क्योंकि ये तो खाली है ना है बराबर ये, तो दीज आर कॉल्ड एज द वर्चुअल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. वर्चुअल लेवल्स के बाद क्या प्रेजेंट है आपके पास, फिर आ गया आपके पास, इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कॉन्टिनम. आयनाइजेशन कॉन्टिनम में एक बार अगर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से कहीं भी इस लेवल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, उसको बोलेंगे हम एक्साइटेशन प्रोसेस. लेकिन यहाँ से अगर कॉन्टिन्यूस इस आयनाइजेशन कॉन्टिनम के बाहर पहुँच गया तो दिस process it is called as ionization. So this is the basic principle which is involved in the photoelectron spectroscopy, and here after removing this electron we will measure the velocity of this electron. अब वापस हम उसी बात के ऊपर आ जाते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी हमने किसी इलेक्ट्रॉन को. मान लो h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑफ द रेडिएशन विच इज इम्प्लाइड ऑन एन एटम और मॉलिक्यूल. h न्यू शुड बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. Ionization energy it is required to remove the electron from atom or molecule. Kinetic energy it is of the ejected electron. ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी और इट कैन बी इक्वल टू हाफ mv². अब मान लो कोई भी आपके पास एटम है m, उसमें आपने h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी. h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद ये किस में चेंज हो गया, m पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन कम्प्लीटली इजेक्टेड फ्रॉम s. तो यहाँ पे किसी भी एटम की इनिशियली कुछ एनर्जी होगी, h न्यू हमने रेडिएशंस की एनर्जी दी, m पॉजिटिव बनने के बाद, आयन बनने के बाद इसकी कुछ एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हुआ उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हमें. तो हम एनर्जी की फॉर्म में कैसे ले सकते हैं इसको, एनर्जी ऑफ m प्लस एनर्जी किसकी, h न्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ m पॉजिटिव प्लस एनर्जी ऑफ
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कितना है ये? E एनर्जी ऑफ दिस m माइनस एनर्जी ऑफ m पॉजिटिव प्लस h न्यू। इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ यहाँ पे, तो अगर मेरे पास इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी पता है और मेरे पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मेटल एटम या कोई भी एटम इनिशियली और उसके आयन बनने के बाद एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकती हूँ। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है मैं इसी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ कि अगर मुझे एनर्जी ऑफ एच न्यू पता है, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, और एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगर मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकती हूँ। कितनी एनर्जी लगेगी उसको आयनाइज करने में। तो ये जो डिफरेंस है ये किस चीज़ का डिफरेंस है? कितनी एनर्जी लगी किसी भी मेटल एटम से उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। फ्रॉम दिस इक्वेशंस और दिस कैलकुलेशंस फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या निकाल सकते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल की। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई एटम है, जैसे है मान लो मेरे पास है मान लो सोडियम। तो सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर इस शेल से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगी उसकी एनर्जी कुछ और होगी, P से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी उसकी कुछ एनर्जी और होगी, S से निकालूंगी 2s से उसकी एनर्जी कुछ और होगी और 1s की एनर्जी कुछ और होगी। तो हर एक एटम के लिए हर एक शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होती है। तो अगर मैं S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी की लेवल कुछ और निकलेगी, आपके पास वेलोसिटी कुछ और होगी इलेक्ट्रॉन की, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला कुछ और होगी। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज of photoelectron spectroscopy. So for today's lecture, this is the basic principle of photoelectron spectroscopy, and we will continue it in the another lecture.